नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू के इस महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें हम लोग डेली 15 प्रश्न करते हैं। इसमें से कितने प्रश्न सही हुए जरूर से जरूर आपको बताएं। आज क्लास संख्या 39 है और अर्थव्यवस्था के 15 प्रश्नों पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं विस्तार से। तो चलते हैं बिना देर के, आप सभी बिल्कुल रेडी होंगे, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आज का आखिर हमारा पहला प्रश्न क्या है, ये कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता का अनुमान हेतु नोडल एजेंसी कौन सी थी? आरबीआई है, योजना आयोग है, वित्त आयोग है या फिर नीति आयोग? किसके बारे में पूछा है? तो राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पे जो आपकी निर्धनता के अनुमान है, उन अनुमानों को बताने के लिए तो इसकी नोडल एजेंसी हमेशा योजना आयोग को बनाया गया था, योजना आयोग थी। हाँ, हालांकि वर्तमान में योजना आयोग अस्तित्व में ही नहीं, तो वर्तमान के संदर्भ में आपका नीति आयोग हो जाएगा, जो राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर गरीबी के मानक को तय करता था। वर्तमान में यह दायित्व किसके पास आ जाएंगे? नीति आयोग के पास आ जाएंगे। लेकिन ये पुराना प्रश्न पीवाईक्यू का है, तो इसलिए वहां पे योजना आयोग ही टिक होगा और यहाँ पे टिक कर लीजिएगा वर्तमान। वर्तमान में सही। अगर आज ये 2026 में प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसके लिए आपका नीति आयोग ही टिक कर। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा प्रश्न, आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूट समाप्त करने की अनुशंसा किसने की थी? रंगराजन समिति ने, केलकर समिति ने, चल्लैया समिति ने या नरसिम्हन समिति ने? ये सारे बेटा पूछे हुए प्रश्न है, तो इसमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में ना आए। तो यहाँ पे बेटा आपको केलकर समिति याद रखनी है। इसने जो है कर संरचना जो होती है उसे आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए धारा 88 जो है उसकी छूटों को समाप्त करने का जो है आधार दिया था। और इसका काम क्या था, इसका अनुशंसा क्यों की गई थी? तो यहाँ पे कर आधार को बढ़ाना, कर आधार को बढ़ाना। आखिर कर आधार बढ़ाना क्यों था? इसलिए बढ़ाना था कि सरकार की क्या है, आय बढ़ सके। क्योंकि जब ये छूट समाप्त कर देंगे तो काफी और सारे लोग भी इस कर के दायरे में आ जाएंगे, वो भी कर टैक्स जमा करेंगे तो सरकार की आय बढ़ जाएगी। सिंपल सा था कि कर को, सरकार की आय को बढ़ाना है। चलते हैं हम लोग अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसने किया था? महान महान लोबिस्ट ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था, आर.सी. दत्त ने किया था, के.एन. राज ने किया था। तो यहाँ पे आपको बेटा याद रखना है कि जो पहला आकलन है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, जिसे आप वेल्थ ड्रेन थ्योरी के नाम से जानते हैं। और ये कब किया गया था? ये ब्रिटिश शासन ने ही किया गया था। उसमें ये कहा गया था कि जो आपका भारत है, भारत से जो पूरा संसाधन है ये कहाँ पे आपके ब्रिटेन संचालित हो रहे हैं, ब्रिटेन जा रहा है। कैसे ब्रिटेन में धन जा रहा है उस चीज को इन्होंने कहा था। और साथ में राष्ट्रीय आय बताई थी कि राष्ट्रीय आय अपने भारत देश की कितनी है, उसका कितना वेल्थ जो है बाहर ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर बेटा, इस चीज को याद रखिए। हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चलते हैं। आर्थिक नियोजन के आरंभ में भारत की जीएनपी में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कैसा रहा है? नियंत्रण बढ़ा है, नियंत्रण घटा है, पहले बढ़ा है फिर कम हुआ है, स्थिर रहा है? देखिए बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है, आर्थिक नियोजन में और भारत की जीएनपी में कृषि का हिस्सा। कृषि के हिस्से के बारे में अगर बात करते हैं, जब 1950 के आसपास के दौर की बात करते हैं या 51 के दौर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या था, यहाँ पे लगभग 53% के आसपास था जो पीआईबी के आंकड़े हैं। लेकिन वर्तमान में 2026 की अगर हम बात कर ले रहे हैं तो ये 2026 का आंकड़ा नहीं आया है, 2000 आपका 24-25 का आंकड़ा अभी आपको जो है मिल रहा है, उसी आंकड़े पे हम बात कर ले रहे हैं। तो ये जो है आपका आंकड़ा है ये आपका 18.3% के आसपास इस समय योगदान है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पहले आपका बढ़ा है, फिर क्या हो जाता है, फिर आपका कम हो जाता है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी भी कम कर दिया था। औद्योगिक क्षेत्र जो है, सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा विस्तार हुआ, तो इसीलिए उसका हिस्सा सबसे ज्यादा हो जाता है। चलते हैं हम लोग अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है, मार्केट कैप का परिमाण जीडीपी से अधिक किस देश का है? चीन का है, जापान का है, यूएसए का है, जर्मनी का है? देखिए बेटा यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी। पहला कह रहा है मार्केट कैप। मार्केट कैप का होता है, एक तरह से देखें तो जो मार्केट वैल्यू होती है कि फिर मार्केट की कीमत कितनी है। यहाँ पे क्या है, कीमत कितनी है, इसकी कीमत को बारे में बता, वैल्यू की बात कर रहा है। और वहीं पे अगर बात करते हैं परिणाम जीडीपी से अधिक, मतलब उस देश की जो जीडीपी है, देश की जीडीपी
जीडीपी, इसका अधिक है, इसका क्या है, इसका कम है, इसका ज्यादा है। तो ये किस देश का है, इस चीज को यहाँ पे बताना है आपको। तो ये बेटा आपका अमेरिका है। अमेरिका पे जहाँ पे उसकी जो कंपनियां हैं, उस कंपनियों की कीमत ज्यादा होती है, और जो जीडीपी है पूरे देश की जीडीपी वहां की कम। ठीक है, ये एक तरह से देखें तो विकसित वित्तीय जो बाजार होता है उसका संकेत होता है, और वहां पे सबसे ज्यादा विकसित और सबसे ज्यादा स्टेबल मार्केट पाया जाता है। हम चलते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने के मुख्य कारण क्या है? पूंजी की अधिकता, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम। देखिए क्या कह रहा है, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम, विदेशी निवेश अधिक होना, सरकारी व्यय का कम होना। तो यहाँ पे सिंपल सा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कीमत जो है उसकी तुलना में मजदूरी कम मिलेगी। मतलब आपका कोई एक कार्य है, कार्य क्या है, कार्य करने में अगर कहें कि हमें जो संसाधन खर्च करने पड़े 100 रुपए खर्च करने पड़े, लेकिन जो उसकी आपको वैल्यू मिल रही 80 रुपए मिल रही, तो क्यों हम उन पे वेस्ट में संसाधन खर्च करेंगे। तो इसीलिए इस चीज को यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे भागीदारी कम हो जाती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, राष्ट्र की संपदा नेशनल वेल्थ में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं किया जाता है? भूमि है, भवन है, मशीनें हैं, मुद्रा पूर्ति है। किसमें? राष्ट्र की संपदा की बात कर रहा है बेटा। नेशनल जो आपकी इनकम है, नेशनल वेल्थ है, उसकी यहाँ पे चर्चा कर रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका मुद्रा पूर्ति होती है, ये शामिल नहीं की जाती। जो आपकी संपदा होती है, संपदा में आपकी भूमि भी शामिल हो जाती है, आपके भवन भी शामिल हो जाते हैं, मशीनें भी शामिल हो जाती हैं। इसके साथ में आपको ये भी याद रखना है, जो प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, ये सभी प्रकार प्राकृतिक संसाधन भी इसमें पूरी तरह से शामिल होते हैं। इस चीज को याद, क्लियर बेटा? तो यहाँ पे ये हो जाता है। और आगे क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, यदि किसी समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाएं, तो वास्तविक आय क्या दोगुनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, शून्य रहेगी? प्रश्न क्या पूछ रहा कि एक निश्चित समयावधि दी गई, उस समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय, मतलब कीमत भी बढ़ा दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मौद्रिक आय भी बढ़ा रहे हैं, और कितनी बढ़ा दे रहे हैं, 2 गुना बढ़ रहे हैं। तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस प्रभाव के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बेटा सिंपल सा हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कीमत और आपके मूल्य दोनों में काफी ज्यादा आपका बढ़ोतरी की गई, तो इसीलिए कोई परिवर्तन नजर ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए हम एक वस्तु लाते थे एक्स को, यहाँ पे क्या करते थे, पहले हमें 100 रुपए की मिलती थी। ठीक, व्यक्ति की आय कितनी थी, आय हम मान लेते हैं आपकी जो है यहाँ पे 200 रुपए थी। आपने एक एक्स वैल्यू को ले आए, आप वाई को ले आए 50 का, और आपको जेड को ले आए कितने का, ये भी आपको 50 का ले आए। तो आपने टोटल खर्च कितना कर लिया, खर्च आपने कर लिया 200। अब ये कहा जा रहा है कि इसकी आय को दोगुना, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लीकेशन बाई 2 कर देते, तो यहाँ पे आपकी आय तो 400 हो गई, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे अगर एक्स को खरीदने जा रहे हैं तो इसकी भी तो वैल्यू 200 हो गई है। यहाँ पे आपकी जो पहले 100 थी, इसको आपने 100 कर दिया है, 50 थे उसको 100 कर दिया, फिर से यहाँ पे कर दिया। तो टोटल अगर फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो आपका यहाँ पे 400 तो ही हो जाएगा। तो दोनों के बीच के डिफरेंस आपका शून्य हो जाएगा, मतलब किसी भी प्रकार का परिवर्तन यहाँ पे दर्ज ही नहीं होगा। यही महत्वपूर्ण है। क्लियर बेटा? हम बढ़े आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में के अनुसार वर्तमान में ग्रेचुटी भुगतान का अधिकतम सीमा कितनी? 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, या फिर 25 लाख? तो जो ग्रेचुटी के भुगतान की अवधि है ये आपकी 20 लाख है। इस चीज को यहाँ पे याद, ये है क्या, ये एक तरह की जब सेवा समाप्ति होती है, सेवा समाप्ति, ठीक, जिसे हम सेवानिवृत्ति कहते हैं, उस समय सामाजिक सुरक्षा के तौर पर किया, कैसे दिया था, तो सामाजिक सुरक्षा हेतु, सुरक्षा हेतु जो है क्या किया था, इसे प्रदान किया। क्लियर? इस चीज को याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, साधन लागत फैक्टर कॉस्ट पर स्थिर कीमतों पर जीडीपी जो है कि संवृद्धि दर सर्वाधिक किस वर्ष थी? 2004-5 में थी, 2005-6 में थी, 2006-7 में थी, 2007 और 8 में थी। तो यहाँ पे 2006 और 7 का जो बेटा आपका वर्ष गुजरा है, इस समय जो है सर्वाधिक दर्ज की हुई थी 2006 और 8। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका उच्च निवेश दर्ज किया गया था।
क्या हुआ था, उच्च निवेश दर्ज किया गया था, औद्योगिक विस्तार हुआ था, यहाँ पे औद्योगिक विस्तार हो गया था, इस चीज को भी याद रखिएगा, तथा जो सेवा क्षेत्र में है उसमें तीव्र वृद्धि हुई थी, सेवा क्षेत्र में तीव्र वृद्धि। ये 3 चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। क्लियर? बट यहाँ पे इसको याद रखें। हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा प्रश्न है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ता डीए के निर्धारण का आधार क्या है? थोक मूल्य सूचकांक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, जीडीपी डिफ्लेटर है, या फिर उत्पादक मूल्य सूचकांक है? तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे हम सीपीआई के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे आपका हो जाता है, इसी के आधार पे किया जाता है। सीपीआई क्या है? सामान्य उपभोक्ताओं को जो खरीदी जाने वाली वस्तुएं हैं और उनकी जो सेवाएं हैं, उनकी कीमतों के परिवर्तन को दर्शाता है। और क्योंकि ये प्रत्येक उपभोक्ता की कीमत को दिखाता है, तो इसीलिए कर्मचारियों का जो क्रय शक्ति है सुरक्षित रखने के लिए हमेशा जो महंगाई भत्ते में सीपीआई को ही शामिल किया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता? बैंक खाता खोलने के लिए, आयकर रिटर्न भरने के लिए, पते के प्रमाण के लिए, वित्तीय लेन-देन के लिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा, पते के प्रमाण के तौर पे इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें पते का किसी भी प्रकार का कोई जिक्र नहीं होता। यहाँ पे सिंपल आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका एक साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका फोटो बना होता है, यहाँ पे आपका नाम लिखा होता है, यहाँ पे आपके पिताजी का नाम लिखा होता है, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़ी होती है, बस ये आपका पैन कार्ड तैयार होता है। यहाँ पे आपका पैन नंबर लिखा होता है, जिसे परमानेंट अकाउंट नंबर रहते हैं, वो अकाउंट नंबर यहाँ पे किया रहता है। क्लियर? तो इस चीज को यहाँ पे याद रखना। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, संघ के बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद प्राय कौन सी होती है? रक्षा व्यय होती है, ब्याज भुगतान होता है, राज्यों को अनुदान होता है, या फिर सब्सिडी होती है? तो यहाँ पे याद रखिएगा बेटा, जो राज्यों का भुगतान होता है, ये संघ के बजट में सबसे बड़ी मद के तौर पे हम देखते हो पाते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, ये अनुदान क्या है? अनुदान कुछ पिछड़े हुए राज्य हैं, कुछ जो है आपदाओं से ग्रसित राज्य हैं, वहाँ की जो वित्तीय अस्थिरता होती है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, संघीय ढांचे को मजबूत बनाने के लिए इसे प्रदान किया जाता है। क्लियर बेटा? हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? आयकर है, कारपोरेट कर है, जीएसटी है, या फिर संपत्ति कर है? तो किस कर की बात कर रहा है? यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो जीएसटी है, ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है, जो अभी लागू किया गया है। इसमें हमेशा वस्तुएं एवं सेवाओं पर लगाया जाता है। और इसे इनडायरेक्ट रूप में किससे वसूला जाता है? एक जो है कंज्यूमर से हो वसूला जाता है, एक उपभोक्ता से ही वसूला जाता है। इसका भार हमेशा अंततः उपभोक्ता पर ही लगता है। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा प्रश्न, भारत में प्रत्यक्ष कर नोड डायरेक्ट टैक्स कोड किससे संबंधित है? जीएसटी से, सीमा शुल्क से, आयकर से, या फिर उत्पाद शुल्क से? तो यहाँ पे बेटा याद रखिएगा, आपके आयकर से जो है संबंधित है भारत का प्रत्यक्ष कर कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड। इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। इस जो आयकर व्यवस्था है उसे पारदर्शी और सरल बनाने के लिए इस कोड को अपनाया गया था। तो ये टोटल बेटा आज के हमारे प्रमुख प्रश्न थे। इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए इसका, और साथ में ये जो प्रश्न हम आपसे पूछे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जब सरकार की वर्तमान आय उसके मौजूदा खर्च से कम होती है तो उसे क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा कहा जाता है, बजट का घाटा कहा जाता है, राजस्व घाटा कहा जाता है, या फिर प्राथमिक घाटा कहा जाता है? आपके उत्तर का रहेगा हमें इंतजार। और अब देख ले रहे हैं, कल जो हमने प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का उत्तर, हमारा प्रश्न था, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई? ब्रिटेन से ली गई, अमेरिका से ली गई, आयरलैंड से ली गई, या फिर कनाडा से ली गई? तो यहाँ पे बेटा याद रखिएगा, ये अमेरिका से ली गई, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और वहां का जो आपका एक एक्ट है जिसे बिल ऑफ राइट्स है, इससे लिया गया, उसी के द्वारा जो है यहाँ पे चीज को शामिल किया गया। ये वहां पे अगर बात करते हैं, वहां पे 1791 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से शामिल किया। पहले जब वहां अमेरिका का संविधान लागू किया गया था, वहां पे भी नहीं था।
लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है, इसके बाद वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स को शामिल कर लो। इस चीज़ को यहाँ पे आपको याद रखिए। तो आज के सेशन में हमारा इतना ही था। कल जो हमारा सेशन रहेगा, ये हमारा विज्ञान के खंड से रहेगा। ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा। देखिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। आज के प्रश्न के उत्तर दीजिएगा, साथ में ये बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो जाने के पहले कंटेंट कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई डाउट होता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ अपने जो है क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आज का हमारा चैनल यहीं तक, आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर बजाइएगा ताकि डेली टू डेली आपको ये वीडियो या कंटेंट अपडेट होता मिलता है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।